माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप हमारे मुखिया हैं, तो आप कर्मचारियों को उनको बुलाइए तो सही। आप मुखिया हैं, आप अंदर आपकी डांट भी सकते हैं। मुझे वीरभद्र सिंह जी याद आते हैं, शांता कुमार जी याद आते हैं। जब आंदोलन होता था तुरंत बुलाते थे और वो डांटते भी थे। वो जोर से बोलते भी क्या प्रॉब्लम है, क्यों गए धरने पे। तो बात करके बात हल हो सकती है। ये तनाव फैल के ये तो आंदोलन बढ़ेगा ही। कर दिया कर्मचारी ने कि जब आपका 500 के रिचार्ज से अनलिमिटेड टॉक टाइम मिलता है तो 5000 का भत्ता क्यों, सरकार भत्ता क्यों। जो भत्ते हैं उसको उस पर कट लगना चाहिए। और इसी तरह सरकारी गाड़ियां जो है अफसरों की घूम रही है उस पर कट लगना चाहिए। आप सभी को बुलाइए, समस्याएं सुनिए। कर्मचारी अपनी समस्याएं कहना चाहते हैं। तो एनपीएस की हर आंदोलन में जाके बोल रहे थे कि हम आपकी खुद आते थे, हम आपकी मांगे सुनेंगे। और उन्होंने ओपीएस लागू भी की। अगर आज कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, हम उम्मीद नहीं करते थे इस तरह का। सचिवालय में तो बहुत सारे अगर आप देखें आंदोलन हुए बहुत सारे पहले। अगर आप देखें इतिहास में मैं जाऊं तो सचिवालय के कर्मचारियों ने कई बार आंदोलन किए। लेकिन मुझे भी काफ़ी लंबे अरसे बाद पहली बार मैं तो कह रहा हूं कि सचिवालय के कर्मचारियों को इस तरह नोटिस दिए गए हैं। और दूसरी बात ये है कि जो मांगे उन्होंने रखी, जो मांगे सचिवालय कर्मचारियों ने रखी, वो मांगे तुरंत मान भी ली गई। कुछ कर्मचारी नेताओं को बुलाया भी लिया गया, लेकिन सचिवालय के जो कर्मचारी थे उनको नहीं बुलाया गया। तो हमें तो स्थिति धड़ों के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। मैं जो मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं एक विभाग को लीड करता हूँ, मैं उसका राज्य अध्यक्ष हूँ। हमने जब पीछे एनपीएस का मुद्दा चला, मैं ओपीएस का कर्मचारी हूँ, तो प्रदीप ठाकुर एनपीएस चला रहे थे। तो जैसे ही मैं अध्यक्ष बना उनके साथ में हमने नारेबाजियां की। अब हमें लगा कि कर्मचारियों की बहुत लंबित जो मांगे हैं वो मानी नहीं जा रही। अब संजीव जी ने कॉल किया हमें, तो हम उनके साथ हैं, क्योंकि कर्मचारियों की जायज़ मांगी थी। हम सरकार से वार्ता चाहते थे। मैं आपको कह रहा हूँ, आज मैंने एक सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो भी वायरल की है और उसमें मुख्यमंत्री महोदय से ही हमने जो है आग्रह किया कि हमारी बात सुने। हमने समय मांगा, हमने की समस्याओं को लेकर जो है एनजीओ बनती है, तो इसमें गुटबंदी तो होनी नहीं चाहिए। अगर कोई मतभेद है तो दोनों धड़े, जो भी दो और भी कई धड़े हैं जो सामने नहीं है, वो भी बहुत सारे धड़े मुझे दिखाई देते हैं। कोई शिक्षक का धड़ा है, मैं आपको गंगा सिंह जी होते थे इससे पहले, या गोपाल दास वर्मा, उसमें ये धड़ेबंदी नहीं होती थी। और उस समय सरकार का कोई पक्ष में नहीं था। जो सरकार होती थी, अगर सरकार कर्मचारी विरोधी कोई निर्णय लेती थी तो एकजुट होकर उसका सब विरोध करते थे और एकजुट होकर धरने होते थे, प्रदर्शन होते थे। और मैंने ये भी देखा है कि तुरंत जो है सरकारें कर्मचारी नेताओं को बुलाती भी थी। आज की डेट में जो है कर्मचारियों में ही फूट डाल के इस तरह की जो आमंत्रण हो रहे हैं, ये मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इसमें नौकरशाही भी इन्वॉल्व है। वो कह रही है कि इनको बुलाया जाए, सचिवालय वालों को छोड़ दिया जाए। देखिए, सचिवालय के जो कर्मचारी हैं मूल रूप से वो सीधे सीधे जो हमारे शीर्ष नेता होते हैं उनके साथ जुड़े होते हैं। उनके बगैर सरकारी कामकाज जो है चलाना बहुत मुश्किल है। इसी तरह सेकंड लाइन में हम लोग आते हैं जो विभागों के कर्मचारी, तो सभी लोगों के साथ सरकार का सामंजस्य होना चाहिए। और जो इस तरह की ये गुटबंदी है, अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने धड़ों को बुलाया था, इससे भी बात करते और उसके बाद वो उनको भी साथ लेकर चलते और सब लोग अंदर जाते कि हम इनसे भी बात करना चाहते हैं। तो अलग जाने का मतलब है कि वो भी कोई एक तरह से गुटबंदी हो रही है और सरकार शायद यही सरकार की मंशा हो। अदरवाइज अगर सरकार की ऐसी मंशा ना होती तो तीनों गुटों को बुलाते और ये तनाव आज नहीं होता। वही हम कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप हमारे मुखिया हैं, आप सभी को बुलाइए, समस्याएं सुनिए। कर्मचारी अपनी समस्याएं कहना चाहते हैं, मिलने के लिए हमारे पास कोई जरिया नहीं है और सिक्योरिटी से अंदर हमें नहीं जाने दिया जाता। मैं 3 बार मैं चिट्ठी दे चुका हूं एसोसिएशन की। पहले कर्मचारियों को सरकारें जो मानती थी, उनके लेटर हेड पे चिट्ठी आती थी, उनको टाइम दिया जाता था। आज कोई सुनवाई नहीं है, तो कर्मचारी के पास आंदोलन के सिवा क्या रास्ता है। तो मैं सभी कर्मचारी से आग्रह करता हूँ कि अगर एक गुट को बुलाया तो उसको जो आंदोलन पे मुख्य रूप से जो मांगे रख रहा है उसको भी साथ लेके चलना चाहिए थे। इसमें कर्मचारियों की समस्याएं तो उठा रहे हैं, बल्कि ये पहली बार हुआ है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले एनजीओ सड़क में आती थी। आज की डेट में क्या हुआ कि उल्टा हुआ है, सचिवालय सड़क में आया है, सचिवालय ने आंदोलन किया है। तो ये एनजीओ को तो इसे सीख लेनी चाहिए कि जो उनके मुद्दे हैं वो सचिवालय कर्मचारियों ने लिए। और आज आप देख रहे हैं कि सचिवालय कर्मचारियों के साथ मेरा विभाग क्या बहुत सारे कर्मचारी जुड़ रहे हैं, पेंशनर जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि ये तनाव सरकार और कर्मचारियों के बीच अच्छा नहीं है। इससे
कर्मचारी भी एक तरह से टेंशन में है और सरकारी तौर पे भी तनाव बरकरार है। विलंबित का मतलब तो क्या है, मंत्रियों और नेताओं को अगर उनको 6 महीने भी सैलरी नहीं मिलती, उनके पास सारी सुविधाएं, कोटी है, नौकर चाकर है, सारी चीजें हैं, तो वो तीसरे महीने 2 महीनों के बाद उनको पूरा वेतन सब इकट्ठा मिलेगा, उसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो चीजें हुई है, ये कर्मचारियों की मांगों के बाद हुई है, जो कर्मचारी ने मांगी उठाई है। मैं इसके भी पक्ष में नहीं हूँ। हम कहते हैं कि जो जेन्युइन सैलरीज मंत्री महोदयों को भी मिलनी चाहिए, लेकिन जो इनजेन्युइन उनके भत्ते हैं उन पे कट लगना चाहिए हमेशा के लिए। जैसे टेलीफोन भत्ता है और कई तरह के सरकार बड़े बड़े अधिकारियों को 5-5 हज़ार टेलीफोन के मिलते हैं। बड़ा क्लियर कर दिया कर्मचारियों ने कि जब 500 के रिचार्ज से अनलिमिटेड टॉक टाइम मिलता है तो 5,000 का भत्ता क्यों, सत्कार भत्ता क्यों? जो भत्ते हैं उसको उस पर कट लगना चाहिए। और इसी तरह सरकारी गाड़ियां जो है अफसरों की घूम रही है, उस पर कट लगना चाहिए। और मैं एक और चीज आपको कहना चाहता हूं, मुझे लगता है कि जो उच्चाधिकारी आपने तैनात किए हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि उन उच्चाधिकारियों को अगर वो आपकी समस्या का समाधान करने के लिए उनके पास कोई प्लान नहीं है, जो मेरा अनुभव भी है, हम भी कई सालों से नौकरी पे, हमारे पास बड़े बड़े अधिकारी हैं जो काबिल अधिकारी हैं। तो आप सरकार ने निर्णय भी लिए, जो है तख्ता पलट भी किया है, चेंज भी किया अधिकारी। अगर आपको लगता है कि कोई आउटपुट अधिकारी वर्ग से नहीं आ रही तो आप उसमें बदलाव लाइए और छोटे कर्मचारियों को भी साथ लेके जो भी पॉलिसी अंदर बढ़ाई जा रही है वो, या तो मुझे लग रहा है उसकी समीक्षा प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही। और दूसरी चीज, किसी के वेतन भत्ते बढ़ाने से मैं तो इसका विरोध नहीं करता, किसी को मिल रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी और के बढ़ा रहे हैं तो बाकी आम जनता, बेरोजगार, उनको सबको जो है उसी रेशो में दे दिए जाए। जैसे आजकल मीडिया में चीजें आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सरकार की जो पॉलिसीज थी, जो उन्होंने गारंटीज दी थी, वो इसका वित्तीय संकट का कारण बन रहा है। लेकिन मैं विषय से बाहर नहीं जाना चाहता, मेरी मुराद कर्मचारियों से है। देखिए, वही माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, अब हमें कर्मचारी होते हुए ये मैं कहना नहीं चाहता कि हम अगर बैकग्राउंड में जाए कॉलेज राजनीति में, मैं कहता हूँ हमने भी NSUI में उनके साथ हम रहे हैं। लेकिन आज की डेट में जब चुनावों का समय था, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू NPS की हर आंदोलन में जाके बोल रहे थे कि हम आपकी खुद आते थे, वो हम आपकी मांगे सुनेंगे, और उन्होंने OPS लागू भी की। अगर आज कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं तो आज क्यों नहीं आ रहे हैं? आज सुखविंदर सिंह सुक्खू जी में क्या बदलाव है, क्यों नाराज है? ठीक है, गुस्सा हुए कर्मचारी, उन्होंने कुछ कह दिया तैश में, तो क्या हमारे माननीय ने भी कुछ ऐसी टिप्पणियां कर दी? अगर आप देखेंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत हमारे वरिष्ठ है, फिर मुझ पे भी भड़क जाएंगे, लेकिन अगर आप उधर से अग्रेसिव टिप्पणियां करते हैं तो कर्मचारियों को एक तो उनके वेतन भत्ते नहीं मिल रहे, साथ में ये बोलेंगे कर्मचारियों का खर्चा बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद उधर से भड़काऊ जब टिप्पणी आती है तो प्रतिक्रिया भी वैसी कर्मचारियों से हो रही है। हर आदमी के अलग अलग सोच है, हर आदमी में अपने अपने तरीके से आक्रोश व्यक्त करने का तरीका है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये जानना चाहता हूँ कि हम कर्मचारी है, हमें भी आप एक लोकतंत्र में स्थान मिला है, तो आप हमारी भी सुनिए, हमें बुलाइए। आप मेरे ही वन विभाग के मंत्री, हमारी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो रखना चाहते हैं हम आपके माध्यम से, वो समस्याएं सुनने के लिए हमारी चिट्ठी का जवाब नहीं आता तो हम क्या करेंगे? हमें भी धरने पे बैठना पड़ेगा, प्रदर्शन पे बैठना पड़ेगा। आप में ये बदलाव क्यों माननीय मुख्यमंत्री? आप तो कर्मचारी के हितैषी रहे हैं, आपने OPS लागू की, तब आप खुद आए, अब क्यों पहल नहीं कर रहे? OPS कुछ अलग मुद्दा है, DA तो एक महंगाई भत्ता है। आप तरह तरह के टैक्स लगाते हैं, महंगाई दर बढ़ती है, उसके हिसाब से आपको सैलरी हाइक होती है। और उसमें भी हमारी 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 4 चौथी भी ड्यू होने वाली है, 4 किस्तें ड्यू होगी, तो वो कर्मचारी मांग रहे हैं। वो तब कर्मचारियों ने मांगा जब देखा कि माननीयों की सैलरियां तो डबल होने की घोषणा हो रही है। अभी आप किसी चेयरमैन की बात कर रहे थे, उनका 4 गुना से भी ज्यादा वेतन हो गया। तो कर्मचारी अगर 4% अपना DA मांगता है तो कौन सा गुनाह कर रहा है? और दूसरी बात कि कर्मचारी तो अगर एक हमारे पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स है तो कर्मचारी भी तीसरा अंग है, उसके बगैर सरकार। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो निष्क्रियता हम देखते हैं, जो इनएफिशिएंसी अगर हम सरकारी कामकाज में देख रहे हैं, उसका कारण ये है कि सरकारी कर्मचारियों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा। बाहर के पॉलिटिकल लोग दफ्तरों में, अगर आप सचिवालय में पॉलिटिकल लोग हैं, OSD पॉलिटिकल है, लेकिन जो सरकारी प्रक्रिया है, जो सरकारी कामकाज का तरीका है, वो उन अधिकारियों का आता है जिनको इग्नोर किया जा रहा है। तो कर्मचारियों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। कर्मचारी लोगों को सरकार में रखना सरकार का अपना अधिकार है। हम ये कह रहे हैं कि जो सरकारी कामकाज में पॉलिटिकल लोगों को सरकारी कर्मचारियों की सलाह लेनी चाहिए। अगर आप देखेंगे सचिवालय में डिप्टी सेक्रेटरी है, एडिशनल सेक्रेटरी है, उनका लंबा अनुभव होता है।
सरकारी नियमों को, सरकारी पैसे को कैसे डाइवर्ट करना है, किस तरह से खर्च करना है, वो चीज़ें वो बेहतर जानते हैं। जो सलाहकार होते हैं वो मुख्यमंत्री तक सीमित रहे, और जो अंदर की इनपुट है वो कर्मचारियों से भी जानी चाहिए, क्योंकि वो इसके लिए ट्रेंड होते हैं, उन्होंने ट्रेनिंग की होती है, उनको सिस्टम पता होता है। उनको इग्नोर करके आप जो है सलाहकारों के माध्यम से सरकार चलाना और निचले कर्मचारियों को एक तरह से बाईपास करना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज की डेट में हमने वीरभद्र सिंह जी थे, शांता कुमार जी थे, चीफ मिनिस्टर का एक अप्रूव्ड डीओ नोट आता था, उसी नोट के आधार पर ट्रांसफर हो जाती थी। अगर ट्रांसफर की मैं बात करूं, आज की डेट में माननीय मुख्यमंत्री का डीओ नोट अप्रूव्ड होता है कि में अप्रूव करते हैं, नीचे से उसकी डी फाइल बन के दोबारा जाती है और दोबारा वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इसमें कामकाज में भी डिले हो रहा है। ये प्रोसेस इसीलिए हो रहा है क्योंकि कर्मचारियों से पूछा ही नहीं जा रहा कि काम कैसे करना है। तो कर्मचारियों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। राजनीतिक सलाहकार या जो विकास के कार्य उसमें वो नेताओं के साथ योजना बना सकते हैं, लेकिन जो सरकारी कामकाज है उसमें कर्मचारियों को साथ लेके चलना ही होगा। ये कारण बताओ नोटिस, और वो भी सिर्फ सचिवालय के कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस दिए गए, और सिर्फ उन्होंने शांतिपूर्वक धरना दिया। और चलिए कारण बताओ नोटिस भी आपने दिए, कोई बात नहीं, विभागीय प्रक्रिया है, आपको आहत हुए होंगे आप, तो आप कर्मचारियों को उनको बुलाइए तो सही। आप मुखिया हैं, आप अंदर आपके डांट भी सकते हैं। मुझे वीरभद्र सिंह जी याद आते हैं, शांता कुमार जी याद आते हैं, जब आंदोलन होता था तुरंत बुलाते थे और वो डांटते भी थे, वो जोर से बोलते थे क्या प्रॉब्लम है, क्यों गए धरने पे। तो बात करके बात हल हो सकती है। ये तनाव फैल के ये तो आंदोलन बढ़ेगा ही। सचिवालय के कर्मचारी या कोई भी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर जब तक वार्ता नहीं होगी तो कर्मचारी तो आंदोलनरत रहेंगे। उसमें हम जैसे लोगों के तबादले हो सकते हैं, ऐसी सरकारें करती आई है। तो ये कोई जो भी वो एक्शन लेंगे हम उनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिल। अगर माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का समय मिलता है, हम उनसे आग्रह करेंगे आप कृपया बात करिए। आपको जो भी एक्शन लेना है कर्मचारी नेताओं को बुलाइए, जो हुआ है वो बात करना चाहते हैं तो बातचीत से हम सुलझाना चाहते हैं कि 10 से पहले ही अगर ये मैटर सुलझ जाए तो एक अच्छा माहौल हो और इसको हम क्लोज करके आगे की रणनीति सरकार के साथ कि हम सरकार में किस तरह की मदद कर सकती है कि अच्छे से जो जिस संकट से सरकार गुजर रही है, सैलरियाँ रोकना कोई भी समाधान नहीं है। क्योंकि सैलरी एक महीने अगर कर्मचारी मंत्रियों की रुक जाए तो कोई सुनिए, कर्मचारियों की रुक जाएगी, उनकी ईएमआई, उनके लोन की किस्तें, उनके राशन का खर्च जान रहे हैं। कल हम किसी चैनल में सुन रहे थे कि इस बार की सैलरी 5-6 तारीख के बाद मिलेगी क्योंकि ट्रेजरी में पैसा ही नहीं है। ऐसी खबरें आ रही है और ऐसी भी खबरें आ रही है कि जो मंत्रियों के और जो अभी भत्ते रोके गए हैं, सैलरियाँ, वो इसलिए रोके गए हैं कि आने वाले समय में कर्मचारियों की सैलरी पे भी कट लगाया जाएगा। इसको एक हथियार बना के ऐसी सी बातें हम सुन रहे हैं। लेकिन अगर कर्मचारियों के वेतन रुकेंगे तो उनका गुजारा करना मुश्किल है कि वो निर्भर ही सैलरी के ऊपर है। उनके पास और कोई न सुविधा है, न गाड़ी है अफसरों की तरह, ना उनके बच्चे स्कूल ले जाने के लिए कोई गाड़ी है। उन्हें अपने बच्चों को फीस देने के लिए कोई बाहर हायर एजुकेशन ले रहा है, लोन लिए हुए हैं, इसी पे निर्भर होता है। एरिया डीए में भी कर्मचारी तय करता है कि सरकार को सोचना चाहिए। हम तो कई बार कहते आए कि जो सरकार जो शीर्ष नेतृत्व हमारा है वो इस पे रोक लगाए, चेक करे कितनी गाड़ियां एक अधिकारी की चल रही है। मैं आपको बताऊं, एक उच्च अधिकारी के पास 5-5 गाड़ियां भी है कई जगह, और एक बच्चे को छोड़ने जाता है, एक उनकी मेम साहब को छोड़ने जाता है, एक सामान लेने जाता है। ऐसी चीजें चल रही है। इन फिजूल खर्चियों पे कट लगाने के लिए तो आपको गाड़ियों का पहले एक डाटाबेस लेना चाहिए, और गाड़ियां एक अधिकारी के पास आप पूल भी कर सकते हैं, या बहुत जरूरी है तो एक गाड़ी दे दो, आप बाकी की गाड़ियां बंद कर दो। शांता कुमार जी ने ऐसा किया था, गाड़ियां बंद कर दी थी। इवन शांता कुमार जी का मुझे याद आता है कि उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि उनके साथ टूर में लावलश करना चले। जिस क्षेत्र का डिप्टी कमिश्नर, जिस क्षेत्र का में है वहाँ का एसपी और डीसी है, बाकी जहाँ उनका हॉल्ट हो वहाँ मिले, कोई लावलश करना हो तो पॉलिटिशियंस सभी अधिकारियों को गाड़ियों का मिसयूज करने के लिए हिदायत दे, तो इससे भी फिजूल खर्ची बचेगी।